नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 स्टॉक के पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे और ये सभी स्टॉक ईवी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और ये सारे स्टॉक्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है। ऐसे ही शेयर्स को हमने चुना है क्योंकि किसी भी स्टॉक में हमें रिटर्न तभी मिलेगा जब उसका बिजनेस मॉडल शानदार हो। तो बिजनेस मॉडल तो पहले हमने डिस्कस कर लिया कि हम ईवी सेक्टर के ये स्टॉक्स डिस्कस करेंगे और अगर ईवी सेक्टर की बात करें तो फ्यूचर में इसमें अच्छी डिमांड रहने की संभावना है। इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी डिमांड रहेगी और इनके प्रोडक्ट्स की सेल भी बढ़ेगी। तो सेक्टर की बात करें तो वो शानदार है। तो इन सभी स्टॉक्स के बिजनेस मॉडल तो अच्छे हैं ही, साथ ही अगर इनके फंडामेंटल की बात करें तो हमने ऐसे स्टॉक्स ही चुने हैं जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, उनमें ज़्यादा डेट ना हो ताकि वो आगे जाके डिफ़ॉल्ट ना करें और साथ ही साथ उनके जो ग्रोथ है रेवेन्यू में या फिर नेट प्रॉफिट में उनके भी नंबर्स काफ़ी हेल्दी हैं। ऐसे ही शेयर हमने चुने हैं। इन सभी स्टॉक्स की जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी रीजनेबल हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी स्टॉक्स के बिजनेस को देखेंगे कि ये काम क्या करते हैं और उसके साथ साथ इनके फाइनेंशियल्स को, इनके रेवेन्यू ग्रोथ और नेट प्रॉफिट ग्रोथ को भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम इसके वैल्यूएशंस को भी डिस्कस करेंगे कि करंट लेवल्स पे इनके वैल्यूएशंस कैसे हैं और इन लेवल्स पे हमें इनको बाई करना चाहिए या फिर किसी गिरावट के लिए इंतज़ार करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला स्टॉक है केपीआईटी। केपीआईटी की बात करें तो ये आईटी सेक्टर की कंपनी है और ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उसके साथ साथ ये एआई में भी काम कर रहे हैं और ऑटोनोमस व्हीकल्स में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ इस स्टॉक में ये है कि इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है। वो हम इसके रेवेन्यू में देख सकते हैं कि जियोग्राफी वाइज इसका रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो अगर यूएसए से बात करें तो यूएसए से इसका रेवेन्यू 39% आता है, यूरोप से 40% आता है। तो यूएसए और यूरोप को मिला दें तो लगभग 80% रेवेन्यू इसका वहाँ से आता है, यूएसए और यूरोप से। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इसका लगभग 21% का रेवेन्यू आता है। तो इसमें देखा जाए तो इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है क्योंकि इंडिया में अभी ईवी सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। अभी यहाँ ईवी सेक्टर अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है, यहाँ ज़्यादा व्हीकल्स की सेल अभी नहीं है। तो फ्यूचर में जब इस सेक्टर में अच्छा काम होगा और इंडिया में भी ईवी सेल्स अच्छी होंगी देन इस स्टॉक का इंडिया से भी रेवेन्यू काफ़ी ग्रो होगा। लेकिन फिलहाल हमें इसकी ग्लोबल प्रेजेंस का बेनिफिट मिलता रहेगा। वहीं अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो किस सेक्टर से कितना रेवेन्यू आता है तो पावर ट्रेन की बात करें, पावर ट्रेन गाड़ी का मेन सिस्टम होता है। इसमें इंजन या फिर मोटर और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो आते हैं जो गाड़ी को पावर प्रोवाइड करते हैं, जो गाड़ी को पावर देते हैं, उन्हें पावर ट्रेन कहते हैं। पूरे सिस्टम को पावर ट्रेन कहते हैं और ये पावर ट्रेन गाड़ी का मेन कंपोनेंट होता है और यहाँ से इनका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा आ रहा है जो कि अच्छी चीज़ है। और वहीं एडास की बात करें, एडास होता है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम और इसकी बात करें तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है ये टेक्नोलॉजी ड्राइविंग के टाइम। तो इसकी डिमांड फ्यूचर में काफ़ी रहने वाली है क्योंकि इस फीचर की वजह से एक्सीडेंट्स में काफ़ी गिरावट आएगी, एक्सीडेंट काफ़ी कम होंगे और ये हमारी ड्राइविंग में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये फीचर फ्यूचर में काफ़ी डिमांडिंग रहेगा और इस सेगमेंट से भी इसकी 19% इसका रेवेन्यू आता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इन दोनों सेक्टर से पावर ट्रेन और एडास से जो इसका रेवेन्यू आ रहा है ये लगभग 56% के आसपास आ रहा है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और वहीं कनेक्टेड व्हीकल फीचर्स की बात करें, जो कनेक्टेड फीचर्स होते हैं उसमें ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वहाँ से इसका रेवेन्यू 11% आता है और उसके अलावा जो अदर सर्विसेज प्रोवाइड करता है वहाँ से 33% का इसका रेवेन्यू आता है। अब बात करें अगर इस स्टॉक के सेल्स ग्रोथ की तो सेल्स ग्रोथ इसका काफ़ी शानदार दिखाई देगा। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो इसका CAGR सेल्स ग्रोथ 50% का है। 50% के CAGR से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है पिछले 5 साल में। और वहीं पिछले 3 साल की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो 34% के CAGR से ग्रो किया है जो कि अगेन काफ़ी अच्छा नंबर है। और लास्ट 1 ईयर में इसका रेवेन्यू 45% से ग्रो हुआ है। तो अगर टॉप लाइन की बात करें रेवेन्यू की तो यहाँ बहुत ही शानदार इसकी ग्रोथ है। और वहीं अगर इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें कि इसका नेट प्रॉफिट किस तरह से ग्रो किया है तो लास्ट 5 ईयर में 49% के CAGR से इसका नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है। वहीं लास्ट 3 साल में 61% के CAGR से इसका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है और लास्ट 1 साल में 56% की ग्रोथ दिखाई इस कंपनी ने। तो फिर इसके चाहे टॉप लाइन की बात करें या बॉटम लाइन की, दोनों में ही काफ़ी शानदार ग्रोथ दिखा रहा है यह स्टॉक। तो इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो बहुत ही शानदार हैं।
अब हम बात करेंगे इस स्टॉक के वैल्यूएशंस की। तो इसके मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप 40,500 करोड़ के आसपास है। ये एक मिड कैप स्टॉक है। और वहीं इसके करंट प्राइस की बात करें तो इसका करंट प्राइस 1480 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक हाई इसका 1764 रुपये था और 52 वीक लो 961 रुपये था। तो 52 वीक हाई से बात करें तो ये करेक्शन में अवेलेबल है। वही 52 वीक लो से बात करें तो वहाँ से अभी भी ये ठीक ठाक ग्रोथ पे है ये इसका स्टॉक प्राइस। और वहीं इसके पी की बात करें तो पी 68.5 है। तो अगर इंडिविजुअली पी की बात करें तो हायर साइड दिखेगा, लेकिन क्योंकि ये हाई ग्रोथ कंपनी है, इसकी ग्रोथ काफ़ी शानदार है, तो ये हायर पी ही कमांड करेगा। और वहीं अगर इसके पीजी रेशियो की बात करें तो पीजी रेशियो इसका मात्र 1.4 है, जो दिखाता है कि इसका शेयर अभी भी फेयरली वैल्यूड है, ये ओवर वैल्यूड नहीं है। और इसका डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती है, 0.28% का इसका डिविडेंड यील्ड है। वहीं आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वो 31% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। और अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो इस कंपनी के पास कोई खास डेट नहीं है, 0.15 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। यानी कि अपने जो इक्विटी है इस कंपनी का, उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 15% का ही डेट है, जो कि मैनेजेबल है, काफ़ी लोअर साइड है। तो अब अगर ओवरऑल बात करें तो इसका जो बिजनेस मॉडल है कंपनी का, वो काफ़ी अच्छा है। और उसके साथ साथ इसकी अगर बात करें वैल्यूएशंस की और फंडामेंटल्स की, तो वो भी शानदार है। और इस स्टॉक की मार्केट कैप की बात करें तो ये मिड कैप स्टॉक है। तो ऐसे मिड कैप को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए, जिनमें हाई ग्रोथ है और फ्यूचर में भी इसमें अच्छी ग्रोथ रहने की संभावना है। तो ये फ्यूचर में एक मल्टी बैगर शेयर साबित हो सकता है, तो इसको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर जगह देनी चाहिए। अब हम अगर KPIT का कंप्लीट चार्ट देखें तो इसकी लिस्टिंग अप्रैल 2019 के आसपास हुई थी। वहाँ से देखा जाए तो इसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं और वहाँ से लगभग ये शेयर 14x हो चुका है अपनी लिस्टिंग के टाइम से। और अभी देखा जाए तो पिछले 5 से 6 महीने में ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये साइडवेज कंसोलिडेशन में है। लेकिन फिर भी अगर पिछले 1 साल की बात की जाए तो लास्ट ईयर जून के आसपास से और इस साल अभी करंट प्राइस को देखा जाए तो वहाँ से लगभग 36% ये शेयर चल चुका है। और अगर अभी रिसेंट जो इसका हाई था तो उस हाई से बात करें तो ये शेयर लगभग 16% की करेक्शन में अवेलेबल है। तो अगर करंट प्राइस की बात करें जो 1480 रुपये के आसपास है, तो ये लेवल ठीक ठाक हैं। इन लेवल्स पे इस स्टॉक को बाई किया जा सकता है। और वैसे भी हमने ग्रोथ के रिस्पेक्ट में इसका पी देखा तो पीजी रेशियो इसका लोअर साइड था, सिर्फ और सिर्फ 1.4 के आसपास था। तो ऐसे में इस शेयर को यहाँ से परचेज करके रखा जा सकता है। आज का हमारा दूसरा स्टॉक है यूनो मिंडा। ये एक ऑटो इंसिलरी कंपनी है जो वेरियस प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि स्विचेस, लाइटिंग, एकॉस्टिक्स, मीन्स जो साउंड सिस्टम से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, और उसके साथ साथ सीटिंग सिस्टम और एलॉय व्हील्स ये भी कंपनी बनाती है। और उसके साथ साथ ये ईवी स्पेसिफिक डिवाइसेस और प्रोडक्ट भी बनाती है, जैसे कि ऑनबोर्ड चार्जर्स, DC-DC कन्वर्टर्स एंड स्मार्ट प्लग्स, ये सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं। अब हम इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो इसके अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, इसके सेल्स ग्रोथ की, तो पिछले 10 साल में 23% की CAGR से इसके सेल्स ग्रो हुए हैं। और वहीं लास्ट 5 साल की बात करें तो वहाँ 19% की इसकी CAGR रही है। और लास्ट 3 साल की बात करें तो 30% की CAGR से इसका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो इसका रेवेन्यू 25% से ग्रो किया है। तो अगर टॉप लाइन की बात करें रेवेन्यू की, तो यहाँ इसकी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है। फिर चाहे पिछले 10 साल की बात करें तो 10 साल में अगर 23% की CAGR बन रही है तो ये काफ़ी अच्छा नंबर है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, यहाँ पिछले 10 साल का जो CAGR है वो 68% का है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। और वहीं पिछले 5 साल की बात करें तो 25% की CAGR से इसका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है, ये भी बहुत ही अच्छा नंबर है। पिछले 3 साल की बात करें तो इसके नंबर और भी शानदार है, 62% से इसका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। और लास्ट 1 ईयर में 33% से इसका नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है। तो इसके रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें या फिर नेट प्रॉफिट ग्रोथ की, दोनों के ही नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है। अब इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो इसका मार्केट कैप 60,000 करोड़ के आसपास है। ये एक मिड कैप कंपनी है। वहीं अगर करंट प्राइस की बात करें तो 1043 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई 1065 के आसपास, ये अपने 52 वीक हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो की बात करें तो 52 वीक लो इसका 549 रुपये है। वहाँ से देखा जाए तो लगभग 2 गुना हो चुका है इसका शेयर।
और इसके स्टॉक पी की बात करें तो 69 का इसका स्टॉक पी है 69.5। इसके पीजी रेशियो की बात करें तो पीजी रेशियो 2.78 आ रहा है, जिससे कि ये ओवर वैल्यूड दिखता है। लेकिन वही अगर हमने जो इसका अभी ग्रोथ देखा तो पिछले 5 साल का जो इसका नेट प्रॉफिट ग्रोथ था वो सिर्फ 25% था। उसके अलावा अगर पिछले 10 साल का देखें, पिछले 3 साल का और लास्ट 1 ईयर का देखें तो इसका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ था वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन यहाँ हमने 5 साल का लिया क्योंकि जनरली हम 5 साल का इसका नेट प्रॉफिट ग्रोथ लेते हैं पीजी रेशियो निकालने के लिए। बाकी उसके अलावा अगर कोई और नंबर्स लेते तो इसका पीजी रेशियो काफ़ी लोअर साइड आता, इसलिए इसका पीजी रेशियो थोड़ा हायर साइड आया है। लेकिन अगर रिसेंट के नंबर लेंगे तो इसका पीजी रेशियो काफ़ी रीजनेबल आएगा क्योंकि इसकी ग्रोथ रेट काफ़ी शानदार है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसके वैल्यूएशंस ओवर वैल्यूड नहीं है, ये फेयरली वैल्यूड है। और इसका डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड भी इसका 0.19% के आसपास है, ये डिविडेंड भी देती है कंपनी। आरओई की बात करें तो 19% के आसपास है, जो कि ठीक ठाक नंबर है। और डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.35 इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि हायर साइड नहीं है, ये मैनेजेबल है। तो ओवरऑल अगर इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग दिखाई देते हैं और इसकी ग्रोथ काफ़ी शानदार है। और इसके प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट लाइन इसकी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है और मिड कैप कैटेगरी का है, तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम रख सकते हैं। वहीं अगर इस स्टॉक के चार्ट की बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ हमें किसी गिरावट का ही इंतज़ार करना चाहिए। अगर ये हमें किसी करेक्शन पे अवेलेबल होता है तो वहाँ हमें इसको परचेज करना चाहिए। अभी करंट लेवल पे इसको जस्ट अपने वॉच लिस्ट पे ऐड करना चाहिए और वेट करना चाहिए। जब भी ये हमें किसी करेक्शन में अवेलेबल हो तभी इसको परचेज करना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी हायर लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है और उसका पीजी रेशियो भी थोड़ा हायर साइड था, तो इसमें हमें करेक्शन का वेट करना चाहिए। आज का हमारा तीसरा स्टॉक है एक्सकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड। ये कंपनी ईवी चार्जर बनाती है और ये दोनों टाइप के चार्जर्स बनाते हैं। पहला रेजिडेंशियल चार्जर्स, जो स्लो चार्जर्स एसी चार्जर्स होते हैं जो हमारे घरों में यूज आएंगे, जिनसे हम घर पे अपने व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं। और दूसरे फास्ट चार्जर्स, जो चार्जिंग स्टेशंस पे काम आएंगे, जो पावर स्टेशंस बनेंगे सिटीज़ में और हाईवेज पे, वहाँ पे यूज आएंगे। और इसके मार्केट शेयर की बात करें तो जो हमारे डोमेस्टिक चार्जर्स होंगे उसमें इसका मार्केट शेयर 60% का है, और जो फास्ट चार्जर्स पब्लिक चार्जर्स होंगे उनमें 25% का इसका मार्केट शेयर है। तो मार्केट शेयर की बात करें तो काफ़ी अच्छा इसका मार्केट शेयर है सेगमेंट में, और फ्यूचर में भी इसके प्रोडक्ट्स में अच्छी डिमांड रहने की संभावना है। और इस स्टॉक का हमने कंप्लीट फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसका कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस भी देख सकते हैं, वहाँ हमने डिटेल में इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को डिस्कस किया है। अब बात करें अगर इसके फाइनेंशियल्स की तो पिछले 3 साल में इसका जो सेल्स ग्रोथ रहा है वो 26% रहा है। 26% के CAGR से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। वहीं लास्ट 1 ईयर की बात करें तो इसका रेवेन्यू 44% से ग्रो किया है। और इसके नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल में 162% के CAGR से ग्रो किया है। और अगर पिछले 1 साल की TTM की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट 811% से बढ़कर आया है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसलिए इसके नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं। खासतौर से नेट प्रॉफिट पिछले 1-2 सालों में इसके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, जिससे इसका नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आया है। इस स्टॉक के वैल्यूएशंस की बात करें तो इसका मार्केट कैप 4000 करोड़ से कम का है, 3807 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और वहीं इसके करंट प्राइस की बात करें तो 316 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई की बात करें तो 347 रुपये के आसपास है। 52 वीक लो इसका 169 रुपीज़ है। स्टॉक पी की बात करें तो इसका 57.3 का है। लेकिन इसके ग्रोथ की बात करें तो जो इसका नेट प्रॉफिट ग्रोथ था उसके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो हम इसका पीजी रेशियो नहीं निकालेंगे। तो उस ग्रोथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी हाई ग्रोथ दिखा रही है। वहीं अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 52 के आसपास का इसका इंडस्ट्री पी है। और आरओई की बात करें तो 17% का आरओई है इसका, जो कि ठीक ठाक नंबर है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.06 है, जो कि काफ़ी लोअर साइड है। इस पर डेट ना के बराबर है। ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो ओवरऑल अगर इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग दिखाई देते हैं और इसकी ग्रोथ भी शानदार है। अब अगर इस स्टॉक के चार्ट को देखें तो इसकी लिस्टिंग अभी रिसेंटली हुई थी, मार्च में इसकी लिस्टिंग हुई थी। उस समय इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो 225 रुपये के आसपास था। वहाँ से देखें तो इसमें थोड़ी सी चाल जरूर आई है। अभी लगभग 42% इसका जो शेयर प्राइस है वो ग्रो किया है।
तो ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ के बाद से कोई बहुत ज़्यादा भागा हुआ ये शेयर नहीं है और इसकी ग्रोथ भी हमने देखी वो काफ़ी अच्छी है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको इस लेवल्स पे बाई किया जा सकता है और अगर यहाँ से कोई करेक्शन पे मिले तो इसको बल्क में बाई किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक को हम अपनी पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। आज का हमारा चौथा स्टॉक है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड और इस कंपनी की बात करें तो ये मार्केट लीडर है इंडियन वायरिंग हार्नेस इंडस्ट्री में। और अगर इसके मार्केट शेयर की बात करें तो इसका मार्केट शेयर 40% से ज़्यादा का है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। और इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये 23 नए प्रोडक्ट इस कंपनी ने लॉन्च किए हैं अभी रिसेंटली और उसके साथ साथ 17 फेस लिफ्ट भी इसने लॉन्च किए हैं। फेस लिफ्ट का मतलब जो पुराने प्रोडक्ट थे उनमें कुछ चेंजेस करके इन्होंने उन प्रोडक्ट को वापस लॉन्च किया है। और ये सभी प्रोडक्ट पैसेंजर व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल और टू व्हीलर व्हीकल सेगमेंट से रिलेटेड है। ये कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड वायर्स और केबल्स बनाती है और जिनमें ये पैसेंजर व्हीकल, 4 व्हीलर की बात करें या फिर 2 व्हीलर की बात करें, दोनों सेगमेंट के लिए ये अपने प्रोडक्ट बनाती है। और वहीं अगर इसकी प्रेजेंस की बात करें तो इसकी स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया प्रेजेंस है। इसके 26 वायरिंग हार्नेस प्लांट्स हैं, वहीं 2 नए ये प्लांट्स अपने बना रहे हैं नोएडा और चेन्नई में। अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका जो रिवेन्यू ग्रोथ है पिछले 3 साल में 28% के CAGR से ग्रो हुआ है। वहीं लास्ट 1 ईयर की बात करें तो इसका जो रिवेन्यू है वो 18% से ग्रो हुआ है। कंपाउंडेड नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इसका 3 साल में 17% के CAGR से नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है। वहीं लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 31% से इसका नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे दिखाई देते हैं। टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों की ग्रोथ रेट ठीक ठाक है। अब अगर इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो इसका मार्केट कैप 32,676 करोड़ का है। ये एक मिड कैप साइज की कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें तो 74 रुपीज़ के आसपास है। 52 वीक हाई की बात करें तो 77 रुपीज़ के आसपास है। तो यह स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। वही 52 वीक लो की बात करें तो वह 55 रुपीज़ के आसपास है। इसके स्टॉक पी की बात करें तो इसका स्टॉक पी 51 के आसपास है और इसका डिविडेंड यील्ड 0.88% का है। आरओई की बात करें तो आरओई नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, 42% से ज़्यादा की इसके आरओई है। वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 का है, जो कि लोअर साइड है और ये अच्छी चीज़ है। तो अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो इसका पी थोड़ा सा हायर साइड है, लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले साल का देखा जाए तो 30% से ज़्यादा का था। तो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसका पीजी रेशियो 2 से कम आएगा। तो हाई ग्रोथ होने के कारण इसका जो वैल्यूएशंस है वो रीजनेबल दिखाई देते हैं और अगर आगे भी इसके जो ग्रोथ है नेट प्रॉफिट ग्रोथ वो ठीक आई तो इसके वैल्यूएशंस रीजनेबल रहेंगे। तो अब इस स्टॉक का अगर चार्ट देखें तो इसकी जो लिस्टिंग है वो मार्च 2022 में हुई थी और उस समय जो इसका प्राइस था वो 46 रुपीज़ के आसपास था। वहाँ से देखा जाए तो 60% के आसपास इसका जो स्टॉक प्राइस है वो ग्रो कर चुका है, लेकिन समय भी देखा जाए तो लगभग 2 साल से ज़्यादा का हो चुका है। तो 2 साल से ज़्यादा के समय में ये बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है। तो यहाँ से इसका जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत ज़्यादा भागा हुआ नहीं है और पिछले कुछ समय में बात करें तो ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में ये 75 के आसपास और लोअर साइड में ये 63-64 के आसपास, तो इस रेंज में ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल बात किया जाए तो ये एक हाई ग्रोथ मिड कैप स्टॉक है और इसका शेयर प्राइस भी लिस्टिंग के बाद से बहुत ज़्यादा भागा हुआ नहीं है। तो यहाँ किसी भी लेवल्स पे, यहाँ जो करंट लेवल है वहाँ पर भी हम परचेज कर सकते हैं या फिर किसी गिरावट में अगर अवेलेबल होता है तो वहाँ हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये एक अच्छा स्टॉक है और इसमें अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है, तो यहाँ से आगे ये अच्छे रिटर्न दे सकता है। आज का हमारा 5वां और आखिरी स्टॉक है टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स के बारे में जैसा हम सब जानते हैं, इंडिया में अगर ईवी मार्केट की बात करें तो ये ईवी सेगमेंट में लीडर है और अगर इंडियन मार्केट शेयर की बात करें ईवी सेगमेंट में तो इसका मार्केट शेयर 75% के आसपास है और ऑल ओवर द इंडिया 287 डीलर्स हैं इसके ईवी में, जो कि 190 प्लस सिटीज़ को कवर करते हैं। तो अगर ईवी सेगमेंट की बात करें तो ये यहाँ पे मार्केट लीडर है और इनको इसका एडवांटेज फ्यूचर में मिलेगा, जैसा एडवांटेज अभी तक मारुति को मिलता था उसके पेट्रोल इंजन में। उनकी रिलायबिलिटी के कारण उनको काफ़ी एडवांटेज मिलता था, वही एडवांटेज अब टाटा मोटर्स को ईवी सेगमेंट में मिलने वाला है, क्योंकि इनके ही प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हैं
तो उसका एडवांटेज इन्हें फ्यूचर में मिलेगा। और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ईवी सेगमेंट में वो काफ़ी टाइम से मार्केट में हैं, तो उनका ट्रस्ट भी मार्केट में बनेगा और वो रिलायबल भी बनेंगे। तो ऐसे में इनको फ्यूचर में ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज ज़रूर मिलेगा और ईवी सेगमेंट को ये इंडिया में लीड करेंगे। तो ओवरऑल अगर रेवेन्यू मिक्स को देखा जाए तो इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अभी जगुआर लैंड रोवर से आता है। जगुआर लैंड रोवर प्रीमियम सेगमेंट में व्हीकल्स बनाता है, जिसको इस कंपनी ने टाटा मोटर्स ने एक्वायर किया था 2008 में। तो वहाँ से लगभग 67% का रेवेन्यू आता है। पिछले कुछ समय में टाटा मोटर्स लॉस भी रिपोर्ट कर रही थी। उसका कारण था जगुआर लैंड रोवर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन अभी बीते 1-2 साल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है जगुआर लैंड रोवर ने, जिसके कारण ये कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और काफ़ी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। वहीं अगर कॉमर्शियल व्हीकल की बात करें, क्योंकि टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल भी बनाता है, तो वहाँ से इसका रेवेन्यू 19% का आता है। पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो वहाँ से 11% का इसका रेवेन्यू आता है। इसी में इसका ईवी सेगमेंट भी है। और व्हीकल फाइनेंसिंग की बात करें तो उससे 2% का इसका रेवेन्यू आता है और अदर सेगमेंट से 1% का। और अगर ईवी सेगमेंट की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंस्टॉल कर रहे हैं, जिनमें ये अभी तक 77,000 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल कर चुके हैं। तो ओवरऑल बात करें टाटा मोटर्स की तो इसका बिजनेस प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है। इसका जो प्रोडक्ट लाइन है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और उसके साथ साथ ईवी में जिस तरह से ये एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बेनिफिट इन्हें फ्यूचर में मिलेगा। अब अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके जो सेल्स या रेवेन्यू है वो पिछले 10 साल में 7% के CAGR से ग्रो किए हैं, पिछले 5 साल में 8% के CAGR से। और वहीं अगर पिछले 3 साल में बात करें तो इसके जो रेवेन्यू है 21% के CAGR से ग्रो किए हैं। वहीं पिछले 1 साल की बात करें तो इसके रेवेन्यू 27% से ग्रो किए हैं। तो अगर रेवेन्यू को देखें इसके टॉप लाइन को तो वो लगातार इम्प्रूव होते गए हैं और पिछले 3 साल से इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। और सेम चीज़ इसके नेट प्रॉफिट में भी दिखाई देंगे, क्योंकि पहले ये कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन अभी पिछले 1-2 सालों में काफ़ी अच्छे नंबर रिपोर्ट किए हैं, जिसके कारण इसके जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर हैं वो इम्प्रूव हो गए हैं। पिछले 10 साल की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट 8% के CAGR से ग्रो किया है। पिछले 5 साल में 93% से इसका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। पिछले 3 साल में अगर देखें तो 128% के CAGR ग्रोथ है और पिछले 1 साल में तो इसका नेट प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा बढ़ कर के आया है। 1266% की ग्रोथ दिखी है इसके नेट प्रॉफिट में। इसका नेट प्रॉफिट पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए तो लगभग 13.5 गुना हो चुका है। तो अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो टॉप लाइन में लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है और वहीं नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किया है इस कंपनी ने पिछले 1-2 सालों में। अब इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 3,64,000 करोड़ के आसपास है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। वहीं इसके करंट प्राइस की बात करें तो उसका करंट प्राइस 993 के आसपास है। 52 वीक हाई की बात करें तो 1,066 रुपये है और 52 वीक लो 557 रुपये के आसपास है। स्टॉक पी की बात करें तो पी बहुत ही लोअर साइड है, 11.3 का इसका पी है जो कि लोअर साइड है। वहीं अगर पीजी रेशियो की बात करें तो पीजी रेशियो जस्ट 0.1 का है। तो ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि इसका जो अभी इसने पिछले साल का रिजल्ट दिया है उसमें नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छे दिखाए हैं, जिसके कारण इसका जो पीजी रेशियो है इसके ग्रोथ के रिस्पेक्ट में इसका पी बहुत ही कम है और ये दिखाता है कि इस स्टॉक के वैल्यूएशंस बहुत ही रीजनेबल है, अंडर वैल्यूड है ये स्टॉक। तो ऐसे लेवल्स पे हमें ऐसे स्टॉक को परचेज जरूर करना चाहिए। और वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.3% के आसपास है। आरओई की बात करें तो शानदार 49% से ज़्यादा की आरओई है इसकी। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें यहाँ ज़रूर एक निगेटिव साइन है, 1.26% के इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। अपने इक्विटी से भी ज़्यादा इसने डेट ले रखा है। लेकिन वहीं अगर रिसेंट में न्यूज़ देखें तो अभी न्यूज़ थी कि जो इसका जगुआर और लैंड रोवर का इसका जो बिजनेस है वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक वो डेट फ्री हो जाएंगे। और जो सबसे ज़्यादा जो डेट है वो जगुआर लैंड रोवर सेगमेंट से ही है। तो वहाँ अगर वो कंपनी डेट फ्री हो जाती है तो इसका डेट बहुत रिड्यूस हो जाएगा। वैसे भी ये एक लार्ज कैप कंपनी है तो इससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फ्यूचर में ये कंपनी अपने डेट को मैनेज ज़रूर कर लेगी। तो अगर इस स्टॉक के चार्ट को देखें तो पिछले 4-5 महीने से ये एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ बात करें इसके जब हमने वैल्यूशंस भी देखे तो वो भी काफ़ी रीजनेबल है। ये शेयर अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ इन लेवल्स पे हमें इस शेयर को एक्यूमुलेट करना चाहिए। वहीं अगर बात करें कोविड के टाइम में
तो कोविड के टाइम जब गिरावट हुई थी तो इसका शेयर 62-63 रुपीज़ के आसपास तक गिर गया था। उसका कारण था ये कंपनी उस समय लॉस रिपोर्ट कर रही थी, जिसके कारण इसका शेयर प्राइस काफ़ी गिरावट में था। लेकिन वहाँ से बात करें तो इसमें बहुत बड़ी रैली आई है और जो कोविड के लेवल्स थे वहाँ से लगभग ये 15x हो चुका है इसका शेयर प्राइस। लेकिन फिर भी अभी जो करंट लेवल हैं वहाँ अभी भी इसके वैल्यूएशंस इतने ख़राब नहीं हैं। अभी भी ये कंपनी के जो वैल्यूएशंस है वो लोअर साइड है, फिर चाहे इसके पीई को देखें या पीजी रेशियो को। तो इन लेवल्स पे भी इस शेयर को एक्यूमुलेट करना चाहिए। काफ़ी अच्छा स्टॉक है और लार्ज कैप में है तो इसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा। तो ये थे आज के हमारे 5 ईवी सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक। सभी स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग हैं और सब में अच्छी ग्रोथ है। ऐसे ही शेयर्स को हमने चुना है जिनमें ग्रोथ भी अच्छी हो और जिनके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हो और बिजनेस मॉडल तो ये अच्छा है ही। ईवी सेगमेंट फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखाने वाला है और इससे रिलेटेड जो भी शेयर्स हैं उनमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इन पाँचों शेयर्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। और वहीं मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये मेरे एनालिसिस थे और ये पाँचों स्टॉक में मेरा निवेश है और मैं इनमें लगातार इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लें। मेरे ओपिनियन इन सभी के लिए बायस हो सकते हैं, तो इस चीज़ को आप ज़रूर कंसीडर करें। और अगर आपके रिस्क प्रोफाइल पे ये सभी शेयर्स फिट बैठते हैं तो इन शेयर्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में ये सभी स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और अगर इन पांचों स्टॉक को देखें तो इसमें एक स्मॉल कैप है, 3 मिड कैप है और एक लार्ज कैप है। तो वेल डाइवर्सिफाइड ये 5 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है और इनमें रिस्क भी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ एक ही स्मॉल कैप है, 3 मिड कैप है और वैसे भी देखा जाए तो किसी में भी डेट इतना ज़्यादा नहीं है। फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हैं और उनके ग्रोथ देखा जाए तो सभी में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, फिर चाहे इनके टॉप लाइन रेवेन्यू की बात करें या नेट प्रॉफिट की। तो ऐसे में इन पांचों स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो ये आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।